हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स कितने टाइप का होता है। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो उसमें हमने टेंशन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये सब हमने जो है डिटेल में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमको पता है कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसे जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं ये भी हम आज जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या फिर यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। तो हम एक एक कंडीशन लेकर के इसको समझते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहली कंडीशन है, या फिर पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, कॉमा यदि कोई वस्तु, कॉमा लगा करके, या गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो नियम है ये फॉलो होता है या नहीं। न्यूटन ने कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी रुकी हुई अवस्था में है तो हमेशा वो रुकी रहेगी, या फिर अगर वस्तु गति की अवस्था में लगातार चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि दोनों पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है और वो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, इस तरह से किसी सरफेस पर रखा हुआ है। तो देखते हैं कि जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। समय बीतता चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, यानी इस पर हम अगर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो अभी ये कौन सी अवस्था में है, अभी यह विरामावस्था में है। तो देख रहे हैं कि इस पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, तो ये विरामावस्था में है, तो ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमने इसी ऑब्जेक्ट को ले लिया, इस तरह से। अब मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ से एक फोर्स अप्लाई करें, मान लीजिए 5 न्यूटन का, और इस साइड से भी फोर्स अप्लाई करें 5 न्यूटन का। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस फोर्स के कारण इस फोर्स की दिशा इस तरफ है और इस वाले बल की दिशा भी इस तरफ है, तो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तब देखते हैं कि अगर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा तब भी ये वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है और वस्तु बल का परिमाण सेम है, तो दोनों दिशा अलग अलग विपरीत दिशा में है, तो यानी वस्तु यहीं की यहीं रहेगी। तो देखिए न्यूटन ने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा तो ये विरामावस्था में है, ठीक है। लेकिन इस पर देख रहे हैं कि इस पर तो बाह्य बल लगाया जा रहा है, इस दिशा में 5 न्यूटन और इस दिशा में 5 न्यूटन, फिर भी ये क्या हो रहा है, फिर भी ये विरामावस्था में ही है। इस पर कितना भी समय बीते ये विरामावस्था में ही रहेगी हमेशा के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर न्यूटन का नियम फेल हो जाता है? जी नहीं। देखिए न्यूटन ने केवल ये हमने क्लियर किया है कि न्यूटन ने क्या कहा कि यदि कोई विरामावस्था में है वस्तु तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। और एक और दूसरी डिफिनेशन होती है, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिनेशन ये है कि यहाँ पर जो उसके ऊपर जो बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल का जो हमारा सदिश योग होता है, बाह्य बल के परिमाणों का जो सदिश योग होता है वो हमेशा शून्य होना चाहिए।
बाह्य बल का, किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का सदिश का योग हमेशा शून्य होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं इस दिशा में कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन, और इसकी विपरीत दिशा में 5 न्यूटन, यानी ये -5 न्यूटन। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पर शून्य आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर न्यूटन का नियम फॉलो होगा कि अगर कोई वस्तु पर बाह्य बल लगाया जा रहा है, मान लीजिए बाह्य बल लगाया जा रहा है और उसके सदिश योग, सभी बलों का जो सदिश योग का परिणामी है वो अगर शून्य है, तब भी वो न्यूटन का प्रथम नियम वही है। ठीक है, न्यूटन ने कहा कि यदि कोई वस्तु है, वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल ना लगा जाए। या फिर यदि कोई वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलों का, ठीक है, ये दूसरी डिफिनेशन है, पहले का ही दूसरा है, और करके हम इसे लिख सकते हैं। यदि कोई वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग का परिणामी, सदिश योग का परिणामी शून्य है, तो वह यही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उस पर अगर बाह्य बल लगाया जा रहा है और बाह्य बल का परिणामी, सदिश परिणामी अगर शून्य है, तो वो न्यूटन का फर्स्ट नियम यही है। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखिए दूसरी अवस्था ले लेते हैं, गति की अवस्था में। गति की अवस्था, गति की अवस्था के लिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, मान लीजिए बॉल है, इस तरह से पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं कि मान लीजिए हमने इसको शुरू कर दिया, इस पर हमने मान लीजिए इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा पैर से धकेल दिए, मान लीजिए कुछ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए, तो बॉल देखने धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, ये बॉल लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर पहुँच गई, और धीरे ये चलते 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 एक ऐसी अवस्था आएगी कि ये आगे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी यहाँ पर फोर्स अप्लाई होने से न्यूटन ने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही होनी चाहिए, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। तो देख रहे हैं इस पर जैसे बल लगा दिए थोड़ा सा, तो ये आगे जाने के बाद रुक जा रही है, तो क्या यहाँ पर न्यूटन का नियम फेल हो जाता है? जी नहीं। यहाँ पर ये है कि जब गेंद जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गेंद और इस सरफेस के बीच में क्या है, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या कह सकते हैं घर्षण बल। यहाँ पर गेंद और सरफेस के बीच में क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर भी एक बाह्य बल लगाया जा रहा है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब हमने गेंद पर धक्का दिया, थोड़ा सा इस पर बल लगा दिया, तो गेंद आगे जाने लगी। तो अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में, गेंद और सरफेस के बीच में अगर यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स शून्य हो, तो गेंद हमेशा चलती रहेगी। ये चीज़ कहने का मतलब है गेंद हमेशा बढ़ती रहेगी आगे, वो चलती ही रहेगी। मतलब अगर हम लोग स्पेस में चले जाएं, स्पेस में हमको पता है कि जैसे यहाँ पर हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से है? फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि सरफेस और बॉल के बीच में घर्षण हो रहा है और वो रुक रही है, यानी यहाँ पर दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से गेंद रुक जा रही है। अगर हम लोग चले जाएँ स्पेस में, तो स्पेस में देखेंगे कि वहाँ पर कोई सरफेस है ही नहीं, सरफेस ही नहीं है। सरफेस नहीं होने का मतलब अगर गेंद को हम छोड़ देते हैं किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वह स्पेस में हमेशा उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्पेस में हम चले गए, स्पेस में हमने किसी गेंद को छोड़ दिया किसी एक वेलोसिटी से, तो वो हमेशा उसी दिशा में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता चला जाएगा। यही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चूँकि यहाँ पर पृथ्वी पर हम कहीं भी ऐसा कंडीशन नहीं बना सकते हैं कि जहाँ पर फ्रिक्शन हो ही नहीं, सर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि गेंद पर जैसे हमने बल लगाया, तो अगर यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी घर्षण बल नहीं है, तो गेंद हमेशा क्या होगी, धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ घर्षण बल होता है। अब यहाँ पर अगर इसकी घर्षण बल को किसी तरह से लुब्रिकेंट लगा करके या किसी तरह से अगर घर्षण बल को कम कर दें, तो गेंद और अधिक दूर तक जाएगी, लेकिन घर्षण तो होना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा वो ले लिया, कंचे ले लिए, मान लीजिए गोली, कंचे ले लिए, और ये भी सरफेस कांच का है। मान लीजिए यहाँ पर हमने, ये बर्फ है, बर्फ की परत है, और यहाँ पर बर्फ का गोला है, बर्फ का गोला है। ठीक है, तो अगर हम गेंद को मान लीजिए इस वेलोसिटी से हमने 5 न्यूटन के बल से इसको धकेल दिया, तो देखिए मान लीजिए गेंद यहाँ तक पहुँची। ठीक है, ये यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँची।
मान लीजिए 5 न्यूटन का बल हमने इस कंचे पर भी लगाया, 5 न्यूटन का बल, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर जो गेंद और इस ग्राउंड मतलब कि ज़मीन के बीच में जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर गेंद कम दूरी तय करेगी। जबकि यहाँ पर क्या है, कंचे और कांच के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तो ये अधिक दूरी तय करेगी। मान लीजिए कंचा यहाँ पर पहुँच जाता है, चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, उसी न्यूटन के बल से। और अगर यहाँ पर देखें बर्फ़ को देखें तो बर्फ़ क्या होगा, उसी न्यूटन से बर्फ़ और अधिक दूरी तय करेगा। बर्फ़ का गोला वो जो होगा वो और अधिक दूरी तय करता है। तो यानी कहने का मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स तो लगना ही है, लेकिन कुछ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम किया जा सकता है और कुछ पर अधिक लगता है। जैसे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है इसलिए गेंद कम दूरी तय करेगी, जबकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो थोड़ी और अधिक दूरी तय करेगी। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से भी कम है तो और अधिक दूरी तय करेगी। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन हो ही नहीं तो न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ लग जाता है। यदि कोई वस्तु गतिमान है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रही है, तो वो हमेशा चलती ही रहेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए या फिर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, किसी भी तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और वो एक बाह्य बल ही है, इसलिए गेंद जो है रुक जाती है। तो न्यूटन ने ये बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी वो स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ पोजीशन पर है, रुकी हुई है, तो हमेशा रुकी ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हमेशा वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसे जड़त्व का नियम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम इसलिए इसे कहते हैं, आइए पहले देख लें जड़त्व क्या होता है। देखिए यहाँ पर इनर्शिया यानी कि जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मान लीजिए हमारे पास डस्टर है ये, ठीक है। अब ये डस्टर को अगर हम लोग ऐसे रख करके छोड़ दें किसी एक टेबल पर, तो क्या होगा, ये हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, यानी ये विरामावस्था में ही रहना चाहेगा हमेशा। ये चाहेगा कि हम विरामावस्था में पड़े रहें, ठीक है। अगर हम लोग बाह्य बल लगा करके भी क्या करें, बाह्य बल लगा कर भी इसको चेंज करेंगे तो कुछ वस्तुओं में चेंज हो सकता है, कुछ में चेंज नहीं हो सकता, वो डिपेंड करके बल कैसा है। तो जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व मतलब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये रेस्ट पे रहना चाहेगा हमेशा के लिए। और अगर कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो चाहेगी कि वो गति की अवस्था में ही रहे, उस पर कोई, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। गति की अवस्था में रहेगी मतलब कि उसको रोका ना चाहे। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, उस पर हम लोग अगर उसके अपोजिट कोई अगर काम करते हैं, मान लीजिए हम इसे गतिमान करेंगे, तो मान लीजिए इस पर अगर इस तरह रख दिए, मान लीजिए, ठीक है, ये रुका हुआ इस तरह से पोजीशन पर रुका हुआ है, मान लीजिए दोनों गतिमान अवस्था में, ठीक है, दोनों गतिमान अवस्था में है। तो जैसे ही हम डस्टर पर बल लगाते हैं, डस्टर को हम कुछ दूर धकेलते हैं, तो क्या होगा, डस्टर को जैसे आगे करेंगे तो ये तुरंत पीछे की ओर गिर जाएगा। पीछे की ओर मतलब कि ये हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है, ये रेस्ट पे रहना चाहता है। जैसे हम डस्टर पर बल लगाते हैं तो डस्टर आगे जाएगा, और ये अगर ये इसके साथ जाता, ये इसके साथ अगर जाना चाहता तो ये कभी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये इसके साथ नहीं जाना चाहेगा तो ये तुरंत पीछे की ओर क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि हमेशा ये रेस्ट पे रहना चाहता है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर इसको किसी तरह से क्या कर दिया जाए, किसी तरह से ये सीधे चल रहा है, एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। अब जैसे ही आगे हमसे ब्रेक लगाएं या फिर इसे रोक दें किसी तरह बल लगा करके, तो ये क्या होगा, ये जो मार्कर है वो तुरंत आगे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि ये तो अभी गति की अवस्था में था, तो ये हमेशा गति की अवस्था में रहना चाहेगा। वो चाहेगा कि हम गति की अवस्था में ही रहें। लेकिन जब जैसे बल लगा कर इसे रोक देते हैं तो ये तुरंत क्या होता है, विरामावस्था में आना चाहता है, तो अपने परिवर्तन का विरोध करता है, यानी ये विरामावस्था में नहीं आना चाहता है। विरामावस्था में नहीं आना चाहेगा तो तुरंत ही आगे की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो ये होता है जड़त्व। और जड़त्व हम देख रहे हैं कि जड़त्व यही क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है कि न्यूटन ने क्या कहा कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहिए। और जड़त्व भी यही कह रहा है कि अगर वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, यानी अगर वो विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, और अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। इसलिए इसे कहते हैं जड़त्व का नियम।
ठीक है। तो जड़त्व के डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यहाँ पर जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। नंबर 2 गति का जड़त्व। और नंबर 3 है हमारा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। देखिए यहाँ पर जो विराम का जड़त्व है, विराम का जड़त्व मतलब कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहना चाहेगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, हमेशा वो विरामावस्था में रहना चाहता है, तो वह क्या होगा, वहाँ पर जो जड़त्व होगा उसे कहेंगे विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिमान है और गति कर रहा है एक समान वेग से, तो हमेशा गति की अवस्था में रहना चाहेगा और वहाँ पर होगा गति का जड़त्व। और तीसरा क्या है, दिशा का जड़त्व, मतलब अगर कोई वस्तु एक दिशा में हम क्या है, अगर कोई वस्तु एक निश्चित वेग से किसी एक दिशा में जा रही है, तो अगर हम इसे क्या करें, इसकी दिशा परिवर्तन करते हैं, तो दिशा परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी वो दिशा में परिवर्तन करने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसके ऊपर ये है, ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ वस्तु और एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो जैसे गतिमान होता है तो जैसे हम इसकी दिशा परिवर्तन करते हैं, तो दिशा परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये इसकी दिशा परिवर्तन नहीं होगा, और इसकी दिशा परिवर्तन नहीं होना मतलब ये अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ये विरोध करना चाहेंगे तो तुरंत ये क्या होगी, जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो ये आगे की ओर झुक जाएगी, मतलब इस तरफ गिर जाती है। अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो दाएं तरफ गिर जाएगी वस्तु, और अगर हम लोग दाएं मुड़ते हैं तो वस्तु बाएं की ओर गिर जाएगी। तो ये होता है दिशा का जड़त्व। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाले लेक्चर में दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।